सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और इससे पहले आपको डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेशन मिला होगा जिसमें आपसे बताया गया होगा कि आज से हम सभी लोग 30 डेज सीटेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि सीटेट मैथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप 30 डेज हमारे साथ जुड़े रहते हैं यानी कि एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि 15 में 15 नंबर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में हम लोग क्या-क्या प्राप्त करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद आज के इस सेशन में हम सभी लोग नंबर सिस्टम से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नंबर्स होता क्या है? कितने प्रकार के नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? ये सभी जानकारी आज के इस सेशन में बताऊँगा और इसके साथ ही साथ जो कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट वीक में करने वाले क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। फर्स्ट वीक आपका 11 तारीख से लेकर कब तक चलेगा? तो 17 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद आपको एक रिवीजन सेशन उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वीक में हम सभी लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल आ चुका है और आपको पूरा 30 डेज़ का शेड्यूल मिल चुका होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ-साथ डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे भी, तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस भी आएगी। जैसे कि आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? नंबर सिस्टम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज बेसिक क्लासेस है, जैसे कि नंबर्स होता है क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो मंगलवार की क्लासेस आएँगी, नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें नंबर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बच गए होंगे या जो कॉन्सेप्ट बच गए होंगे, वह सभी को शामिल करते हुए और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, उस क्वेश्चन को भी शामिल कर लेंगे। उसके बाद बुधवार को ऐड और सब्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे पीवाईक्यू रिलेटेड, वह क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल कर दिए जाएँगे। 2 सेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट का है, यानी कि जोड़ और घटाव का। इसके अलावा मल्टिप्लिकेशन का है और डिवीज़न में ही आपको डिवीज़न रूल भी बता दिया जाएगा कि 2 से विभाज्य का रूल क्या है। ये सभी आपको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कराए जाएँगे। इसके अलावा आपको ये सभी जितना भी आप पढ़े हैं, ये सभी सेशन को कंपाइल करके एक मैराथन क्लासेस यानी कि रिवीजन के तौर पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे उपलब्ध हो जाएँगे आप सभी के सामने डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे। ये जानकारी आपको मिल गई होगी, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में, जैसे मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप भी फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। सबसे पहले नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर नंबर 2 प्रकार के होते हैं। आप पढ़े भी होंगे। पहला होता है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और दूसरा है वास्तविक संख्या। यहाँ पे आप लोग सुने होंगे या 11th क्लास में पढ़े भी होंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। जो बच्चे साइंस लिए होंगे और 11th के मैथ में ही इमेजिनरी नंबर के बारे में और आयोटा के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए होंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या के बारे में यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पे पूरा विस्तार से इमेजिनरी नंबर के बारे में, आयोटा के बारे में बताया गया है। और पूरा मान के चलिए कि आपका जो 11th का मैथ है, वह पूरा इमेजिनरी नंबर पे ही बेस्ड है। इसके बारे में इस सीटेट में आपसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं काल्पनिक संख्या से रिलेटेड, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर को हम सभी लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक होता है संख्या का ही दूसरा पार्ट क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का जैसे ही आगे विभाजन करेंगे तो यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन होता है? तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अगर आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है और नीचे वाले का अपरिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का क्या? अपरिमेय संख्या। तो मैं आपको अब यह बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप पहचानेंगे कैसे? थोड़ा-सा कलर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का सीधा-सा मतलब क्या है? इसका डेफिनिशन होता है वैसी संख्याएँ जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे कहता है अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्याएँ जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि कोर्स में जो डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, वहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे मैं आपको पेन से लिख कर समझा रहा हूँ और साथ में आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ
डेफ़िनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्सेज़ में जो है कंटेंट तो सेम ही रहता है। लेकिन वहाँ पे आपको ये सभी परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या आपको भाषा के रूप में लिखा गया होगा, ठीक है? कोर्स में यह डिफ़रेंस रहता है। तो आप कोर्स में अगर एक्सेस करना चाहते हैं और लिखा हुआ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल जाएगी जो कि 4 टेस्ट कल के सेशन में बताया गया था जो कि 4 टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग बात कर ले कि आखिर एग्ज़ाम्पल में होता क्या है? तो 2/4 जैसे कि इसको घटाएँगे तो कितना जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी कि वैसी संख्या है जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सभी हमारा क्या है? परिमेय संख्या होगा। या इसे ये भी बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? √16 √36 √25 परफेक्ट क्या है? स्क्वायर है। यानी कि यह 4 आ गया, यह 6 आ गया, यह 5 आ गया। तो इसके नीचे में भी क्या है? 1 है, इसके नीचे में भी 1 है। यानी कि यह सभी क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि यह परिमेय संख्या है। अब आपको बता दूँ कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा-सा हम लोग अपरिमेय संख्या के एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो वैसी संख्या जो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ना हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि √3 √5 √5 √7 ये सभी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन में आएगा या सेटेट एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन-सा परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि पूछा जा सकता है, कौन-सा परिमेय संख्या है? आपको क्या बताना है? रेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? रेशनल नंबर बताना है। कौन-सा रेशनल नंबर है? √16 √17 √5 और √3 बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन-सा आपका रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे सर पर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा यानी कि परिमेय संख्या होगा क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं और ऐसे भी यह क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगले स्लाइड पे चलते हैं और परिमेय संख्या को हम लोग कैसे आगे विभाजित करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के बारे में प्राप्त करते हैं जानकारी। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? और कौन-कौन से होते हैं थोड़ा-सा उसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या का ही भाग है क्या-क्या? तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का ही भाग है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर और तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। यह सभी क्या है हमारा? यह सभी हमारा क्या है? यह सभी हमारा क्या है? तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को हम सभी लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 यह संख्या हमेशा कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटिव तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जी गिनती की संख्या को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन यह 0 से शुरू होता है। पूर्ण का मतलब क्या है? होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 भी शामिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे ही 0 शामिल होगा, तो पूर्ण संख्या का डेफिनिशन क्या हुआ? 0 से शुरू होने वाली संख्याएँ को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अलावा यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसके अलावा एक और डेफिनिशन है कि पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में हमारा प्राकृतिक संख्या भी शामिल हो जाएगा। क्या? नेचुरल नंबर भी शामिल हो जाएगा और होल नंबर भी शामिल हो जाएगा। क्या? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या भी शामिल हो जाएगा। पूर्ण संख्या भी शामिल हो जाएगा और साथ में ऋणात्मक संख्याएँ भी शामिल हो जाएगी। क्या? ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आप पहचानते हैं या नहीं? तो नेगेटिव नंबर की बात किया जाए तो -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या है हमारा नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की बात करें तो -1 2 3 4 5 6 माइनस में होंगे, ठीक है? और यह तीनों मिलकर हमारा किस चीज़ का निर्माण करता है? तो ये तीनों मिलकर हमारा किस चीज़ का निर्माण करता है? तो हमारा
पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें तो कॉमन होंगे ही और यह कहाँ तक जाएँगे? अनंत तक जाएँगे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पे होती है? अनंत पे समाप्त होती है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे कहता है ऋणात्मक संख्या यानी कि -13, -15, -17, -1, -2, -3 लेकिन ऋणात्मक संख्या का सीधा सा मतलब है कि उस संख्या के आगे हमें क्या लगा होगा? माइनस लगा ही होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह तीनों मिल जाएगा यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक इसके अलावा इसमें बीच में एक संख्या ऐसे भी मिलेगी जो 0 यह तीनों को मिलाकर हम सभी लोग क्या कह सकते हैं? कि हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। और आपसे कोई पूछे बताइए 0 हमारा क्या है? तो आप क्या कहेंगे? यह पूर्ण संख्या भी है। यह हमारा क्या है? पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या भी है और क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या भी है। पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या 0 है? तो बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। जब संख्या के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आज के इस सेशन में हम सभी लोग बेसिक क्लास ही रखते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जितने भी डेफिनेशन होते हैं वो सभी को हम लोग क्लियरफाई कर सकें और नेक्स्ट सेशन में जब भी क्वेश्चन लेकर आए तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ पे संख्या का ही हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या को आगे बढ़ाए थे तो वहाँ पे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या आया था। उसके बाद हम लोग सम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो सम संख्या हम उसे कहेंगे जो संख्याएँ जो 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए, वैसी संख्याएँ जो 2 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इससे आप पहचानेंगे कैसे? तो इससे के पहचानने का रूल सीधा-सा इतना ही है कि लास्ट में यूनिट प्लेस के स्थान पे क्या होगा? यूनिट प्लेस पे आपका क्या होगा? यूनिट प्लेस पे आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं। 0, 2, 4, 6, 8 है यानी कि सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से पूरा-पूरा कट जाएगा यानी कि सम संख्या है। ठीक है? यह एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे संख्या कोई भी हो, संख्या कुछ भी हो, अगर 7, 4, 6, 4 यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आया? 4 आया। यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आया? 4 आया। फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 63, 62 यहाँ पे यूनिट प्लेस की जगह पे क्या आया? 2 आया। यानी कि यह सभी संख्याएँ क्या हैं? यह सभी संख्याएँ आपका क्या है? सम संख्या है। ऐसे इसको पहचानने का नियम सीधा-सा इतना ही है कि जो संख्या दिया गया है 74, 64 अगर आपसे पूछे कि बताइए यह सम संख्या है या विषम? तो आप सीधा-सा इतना करेंगे कि सर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा-पूरा कट जाएगा तो यह क्या होगा? सम संख्या होगा। अगर नहीं कटेगा तो यह क्या होगा हमारा? विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी सम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। 4 को 2 से घटाएँगे, यहाँ पे कट जाएगा, कोई दिक्कत? यह संख्या पूरा-पूरा क्या हुआ? कट गया यानी कि शेषफल हमारा 0 आया। तो सम संख्या होगी तो वह 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, यानी कि सेशन में अगला क्या है? संख्या के बारे में बात करना, तो अगली संख्या के बारे में हमें बात करना है विषम संख्या। कैसी संख्या? तो विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। यहाँ पे कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड ना हो, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे, 2 से भाग न लगे, भाग पूरा-पूरा न लगे, भाग न लगे, न लगे और यूनिट प्लेस पे क्या होगा? अगर आप कहें कि देख कर बताइए कि क्या होगा? यूनिट प्लेस पे यह विषम संख्या होगा यानी कि 1, 2 1, 2 तो नहीं होगा 1, 3, 5, 7, 9 यही सब होगा, यह सभी होगा तो क्या होगा? वह संख्याएँ विषम कहलाएगी, वह संख्याएँ विषम कहलाएगी यानी कि यूनिट प्लेस के स्थान पे क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 है, यह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 61, 63 3 आया हमारा यूनिट प्लेस पे, 3 आया हमारा यूनिट प्लेस पे तो क्या होगा? 3 आया यानी कि यह संख्याएँ विषम संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे, बताइए 3-4 हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, यह संख्या किस प्रकार की है? तो आप पहचानिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 17 बताइए, यह आपका कौन-सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर यह विषम संख्या है और विषम संख्या क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा इकाई के स्थान पे 7 है
और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, यानी कि यह हमारा दोनों क्या है, मेल खाता है विषम संख्या से, यानी कि पूरा-पूरा 2 से नहीं कटेगा। इस प्रकार से यह संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या है। आगे बात करेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन की ओर, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 61-63 बताइए किस प्रकार की संख्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी यूनिट प्लेस पे 7 है, जो कि बिल्कुल क्या है, यूनिट प्लेस पे 7 है, यानी कि 2 से पूरा-पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा आपको भाग करने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिट प्लेस सिर्फ़ 1 अंक को आप भाग कर लेंगे। अगर 2 से चेक कर रहे हैं 7 पूरा-पूरा कट जाएगा तो क्या होगा? विषम संख्या होगा, अगर नहीं कटेगा शेषफल बच गया तो वह संख्या विषम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे भाज्य संख्या कंपोज़िट नंबर के बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे कंपोज़िट नंबर के बारे में, तो थोड़ा-सा ध्यान से आप देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, सभी नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज के इस सेशन में। यहाँ हम लोग आप सभी से बात करना चाहते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। थोड़ा-सा अपना ध्यान आकर्षित कहाँ पे करेंगे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो वैसी संख्या इसका डेफिनिशन क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 के साथ-साथ खुद से भी ला भाग लगे, वैसी संख्या जो 1 से जो 1 से 1 से खुद से इटसेल्फ खुद से और कम से कम एक अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, यानी कि कम से कम भाग लगे तभी वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसका कंडीशन है कि कम से कम इसके फैक्टर कितने होने चाहिए? कि इसके फैक्टर कम से कम 3 होना चाहिए। कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कम से कम अगर 3 फैक्टर है तो वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएगी। अन्यथा वह संख्या कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे कैसे आप फाइंड करेंगे? तो सबसे छोटी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आप बताइए। तो आपको क्या करना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको शुरू करना होगा। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आखिर होगा तो होगा क्या? इसके बारे में बात करना है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं, तो वैसी संख्या जो जिसका कम से कम कितना होना चाहिए? 4 फैक्टर होना चाहिए। तो आप बताइए नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से शुरू होगा, 2 से, 3 से, 4 से। यह संख्या आगे बढ़ती जाएगी, प्लस की बात करें तो यह संख्या आगे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का कितना फैक्टर होता है? तो 1 का तो सिर्फ़ 1 फैक्टर मिलेगा, 2 का तो 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, मतलब 2 फैक्टर हुआ। 3 का कितना फैक्टर? तो 1 और 3 मात्र 2 ही फैक्टर। 4 एक ऐसा नंबर है इसका फैक्टर 1, 2 और 4 कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? तो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो क्या यह सैटिस्फाइड हुआ? हाँ, बिल्कुल यह संतुष्ट हुआ। यानी कि सबसे छोटी आपका अब भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो वह क्या होगा? आपका 4 होगा। क्या होगा? तो 4 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँगे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त की भी कर पाएँगे। तो यहाँ पे जो बेसिक थी वह तो मैं आपको बता दिया कंपोजिट नंबर के बारे में। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। किस चीज़ के बारे में? प्राइम नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या बात करते हैं और इसके जस्ट बाद ही हम लोग एक संख्या और बात करेंगे। अभाज्य एवं के भी बारे में हम लोग इसी सेशन में और अभी ही बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा पहले भाज्य संख्या तो पहचानना सीखिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या का फैक्टर मात्र 2 ही होता है। कितना? भाज्य संख्या का फैक्टर मात्र 2 ही होता है। फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। कौन-कौन सा होगा? तो पहला 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ होगा। क्या होगा? इटसेल्फ यानी कि वह खुद नंबर होगा। तो मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें क्या निकालना है? तो संख्या तो कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 यह संख्या आगे इसी तरीके से क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का कितना फैक्टर मिला? 1 का तो सिर्फ़ 1 फैक्टर मिला। 2 का कितना मिला? तो 1 मिला, 2 मिला। 3 का कितना मिला? तो 1 मिला, 3 मिला, 4 का कितना मिला? 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5 का कितना मिला? तो 1 मिला, 5 मिला, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर होना ही चाहिए। भाज्य संख्या का कितना होना चाहिए? अभाज्य संख्या का फैक्टर 2 ही होना चाहिए। मैक्सिमम फैक्टर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम फैक्टर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैक्सिमम फैक्टर 2 ही होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, इसके अलावा वह संख्या किसी और संख्या से न कटे, तो वैसी संख्याओं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते थे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर पूछे आपसे
सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आप याद रखेंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या तो बच्चे के माइंड में रहता ही रहता है, लेकिन भाज्य संख्या भूल जाते हैं बच्चे। अभाज्य संख्या भी थोड़ी देर के लिए पहचान लेते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या तो पहचान लेते हैं, लेकिन भाज्य संख्या नहीं पहचान पाते हैं। भाज्य संख्या नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वह उनका रूल नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से भाज्य संख्या में बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? तो 4 है। अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे आता है सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि को-प्राइम के बारे में। क्या? को-प्राइम के बारे में हिंदी में क्या कहते हैं? को-प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर कहते हैं। 2 प्राकृत संख्या जिनका 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वैसा नंबर सहयुग्म भी इसको कहते हैं। अभाज्य युग्म भी इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? अभाज्य युग्म के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे डिफरेंस 2 होता है। अभाज्य युग्म में डिफरेंस कितना होता है? 2 का होता है। अभाज्य युग्म का डिफरेंस 2 होता है, जबकि सअभाज्य संख्या का प्राकृत संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? केवल 1 होगा। तो उस प्रकार के संख्या को कॉमन फैक्टर केवल कितना होना चाहिए? केवल 1 ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना होता है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या जैसे कि अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताइए, सअभाज्य तो 2, 4 पहला एग्ज़ाम्पल मिलेगा। इसके बाद मिलेगा आपका 3, 19, 3, 19 यानी कि ये दोनों दोनों संख्याओं का जब आप एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ फैक्टर कितना होना चाहिए? मात्र 1 ही मिलना चाहिए, जो कि क्या होगा? 1 होगा, जो कि क्या होगा? 1 होगा, जो कि क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। को प्राइम के बारे में बात करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए यहाँ पे 2 और 4 नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन होते हैं और 1 भी कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 1 और 17, 1 और 17, 9 और 15, 9 और 15, 2 और 9, 2 और 9। इसके अलावा कोई और भी फैक्टर होंगे जिसका कॉमन फैक्टर कितना मिलना चाहिए? कॉमन फैक्टर का सीधा-सा मतलब क्या है? फैक्टर इसका तोड़िए, 2 का फैक्टर तोड़ेंगे तो या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। तो देखिए दोनों में आपको कॉमन फैक्टर क्या मिला? तो दोनों में तो मात्र एक ऐसा अंक मिला जो कि क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है यानी कि केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिले, केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिले, केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिले। उस प्रकार की संख्याओं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम सभी लोग एक और संख्या के बारे में बात कर लेते हैं और वहाँ पे हम सभी अभाज्य युग्म के बारे में बात करते हैं। थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिएगा। अभाज्य युग्म के बारे में बच्चे आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लेकिन अब अभाज्य युग्म के बारे में आपको बताना चाहते हैं और आपके एग्ज़ाम में हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभाज्य संख्या आप जो लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या, उसका कंडीशन क्या है? तो वैसी संख्या जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए? जिसका फैक्टर कम से कम 2 होना चाहिए, जिसका फैक्टर कम से कम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम भी 2 और मिनिमम भी 2। पहला इसका फैक्टर मिलेगा 1, पहला फैक्टर क्या मिलेगा? पहला फैक्टर 1 मिलेगा और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ मिलेगा यानी कि वह संख्या खुद होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2 होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट अगर आपसे कोई प्राइम नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे, तो आप क्या उसका आंसर देंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। लेकिन जैसे ही युग्म की बात होगी यानी कि पेयर की बात होगी, प्राइम पेयर की बात होगी,
तो उसका डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं इसे आप लिख भी लीजिए, दोनों संख्याओं बीच का बीच का बीच का अंतर कितना होगा? के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है और दोनों का फैक्टर मात्र एक और इटसेल्फ यानी कि वह खुद संख्या है, तभी वह क्या होगी? अभाज्य एवं कहलाएगी। 2 अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ आखिर किस प्रकार के। यहाँ पे अभाज्य का कंडीशन हम लोग इरेज़ कर लेते हैं और थोड़ा-सा अभाज्य एवं के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप अपने कॉपी में क्या तो नोट किए हैं? वैसी संख्या वैसी 2 संख्या जिनका फैक्टर कितना होना चाहिए? फैक्टर अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है? तो 2, 3, 5, 7 वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा कोई किसी अन्य संख्या से न कटे, तो उस प्रकार की संख्या को हम सभी लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7 इसके अलावा 11, 13, 17, 19 ठीक है? इसके अलावा यह प्राइम संख्याएँ आगे बढ़ती रहती हैं। यहाँ पे आपको अभाज्य युग्म बताना हो, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप क्या कहेंगे? क्या 2 और 3 का पेयर बनेगा क्या? तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आया? इसके बीच का डिफरेंस आया 1 कितना आया? 1 आया, तो यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहीं पे आपका 3-5 होगा, क्या होगा? 3-5 आपका युग्म एक पेयर बन जाएगा, अभाज्य युग्म कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, इसलिए यह अभाज्य युग्म कहलाएगा। अगला है 5-7 इसी तरीके से 7-11 नहीं होगा क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस क्या है? 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि 4 नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 11-13 देखिए, 11-13 को आप देखिएगा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, यानी कि यह अभाज्य युग्म कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछे जाए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या-क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर की बात हम लोग किए हुए थे। क्या? नंबर के बारे में बात किए हुए थे। नंबर होता क्या है? तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहली वास्तविक संख्या है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या है। का और काल्पनिक संख्या के बारे में आपको यहाँ पे बात नहीं करना है और आपके सीटेट एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं इससे संबंधित। काल्पनिक संख्या आपको 11th में डिस्कस करना था, जो बच्चे साइंस लेकर पढ़े होंगे, उन सभी को पता होगा। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर को जैसे ही आगे बढ़ाएँगे, वास्तविक संख्याएँ 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम सभी लोग p/q के रूप में लिख लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि √13, √3, √5, √7, √19 इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल आएँगे, यानी कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जबकि परिमेय संख्या परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी पूछा आपसे कि बताइए इसमें से कौन-सा रेशनल नंबर है? कौन-सा रेशनल नंबर है? यानी कि परिमेय संख्या है, तो आपने बोला कि ऑप्शन नंबर 1 होगा √16 क्योंकि √16 आप बाहर निकल जाएगा रूट से तो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि 4/1 p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर भी दिया गया है, रूट दिया गया है, वह क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे हम लोग परिमेय संख्या को आगे बढ़ाए, तो यहाँ पे परिमेय संख्या 3 प्रकार की आई, जो कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से शुरू होता है। गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है? तो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी कि अनंत तक, ठीक है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से शुरू होता है। आप इस बातों को सभी को ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब मैं आपको टेस्ट लूँगा या आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो वहाँ पे निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँगे कि 5 प्राकृत संख्या का प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? औसत क्या होगा? तो जब तक आपको प्राकृत संख्या स्टार्टिंग के बारे में पता नहीं होगा कि आपको परिमेय संख्या आखिर कौन-कौन सी परिमेय संख्या है और किससे कहते हैं? प्राकृत संख्या कौन-सी है? कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या क्या है और कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जानकारी आपके पास पता नहीं होगी, तब तक उस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और इसके अलावा यानी कि गिनती की संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी कि होल नंबर हो जाएगा, होल डिजिट हो
जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमारा तीनों शामिल होता है, पूर्णांक में हमारा तीनों शामिल होता है। यहाँ पे एक हम लोग बात कर लेते हैं पॉज़िटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बारे में। तो पॉज़िटिव नंबर का सीधा-सा मतलब यही है कि मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, मान लीजिए यह आपका क्या है? नंबर लाइन है। यहाँ आपका इधर आपका माइनस है, इधर और आपका प्लस है। बीच में एक ऐसा भी लाइन होता है जहाँ पे 0 होता है, ना प्लस ना माइनस। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो इधर लाइन के इस साइड में चलेंगे तो प्लस में जाता है और लाइन के इस साइड में चलेंगे तो माइनस होगा। 0 के इस लेफ्ट साइड में चलेंगे तो क्या होगा? 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो माइनस में और 0 के राइट साइड में चलेंगे तो प्लस में। तब प्लस में जाते हैं तो यानी कि 1, 2, 3, 4 मिलता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 कहलाएगा। कोई दिक्कत? और वहीं नेगेटिव नंबर के बारे में बात करेंगे तो 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3 मिलेगा, यानी कि ये सभी आपका क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर में आपका क्या शामिल होता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएँ ये सभी शामिल होती हैं। प्राकृतिक और पूर्ण, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाता है, यानी कि नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पूर्णांक में हमारा तीनों शामिल होगा। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक इसके बीच में आपका एक ज़ीरो भी एक ऐसा संख्या आएगा, आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ज़ीरो आखिर कौन-सी संख्या है? ज़ीरो किस प्रकार की संख्या है? बताइए ज़ीरो आखिर किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक और पूर्ण दोनों हो जाएगा, पूर्णांक और पूर्ण दोनों, पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों होगा, लेकिन प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होगी क्योंकि प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम आप सभी के बीच सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या के बारे में बात किए हुए थे, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देना चाहता हूँ, तो थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिएगा। चर्चा कर देना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सम संख्या के बारे में बात किए हुए थे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा क्या हो जाए? कट जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो आपको क्या पूरा भाग करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। पूरा भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे आप? यूनिट प्लेस आप देख लेंगे, यूनिट प्लेस आप देख लेंगे, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह सभी यूनिट प्लेस पे अगर आता है, यानी कि इकाई के स्थान पे आता है, तो यह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि आपको देखते ही पता लग जाएगा 74, 64, 74, 64 में यह जो 4 दिया हुआ है, यह जो 4 दिया हुआ है, यह यूनिट प्लेस पे आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आया? 4 आया, इकाई के स्थान पे 4 आया, यानी कि यह आपका क्या होगा? सम संख्या होगा। यह आपका क्या होगा? सम संख्या होगा। इसी तरीके से 63, 62 है, यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको क्या आया? यानी कि इकाई के स्थान पे 2 आया, यानी कि यह क्या होगा? आपका सम संख्या होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो विषम संख्या के बारे में हम लोग बात किए हुए थे। सम संख्या का डायरेक्टली क्या है? अपोजिट है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा भाग ना लगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा भाग ना लगे, यानी कि शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए। तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल आपका जिससे भाग देते हैं उससे कम ही संख्या बचेगी, तो 1 बचेगा, 2 से कम कितना होता है? 1 होगा, अगर 0 होता है, तो 0 तो शेषफल बचता ही नहीं है, 0 का मतलब क्या है? तो सब कट गया, तो वह 0 तो होगा नहीं, तो शेषफल अगर 1 बचता है, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। विषम संख्या में यूनिट प्लेस अगर आपको देखकर कैसे पता लगेगा कि बताइए यह नंबर आपका विषम संख्या है या विषम संख्या है या सम संख्या है, तो अगर आप देख लीजिए यूनिट प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7, 9 है, ये सभी यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं, तो संख्याएँ किस प्रकार की है? संख्याएँ आपका विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू 61, 63 देखिए, तो 3 आपका क्या है? विषम संख्या है। 3 आपका क्या है? विषम संख्या है और इकाई के स्थान पे आया है, जिसकी वजह से यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। सिर्फ़ आपको एक अंक को डिवाइड करके देखना है, जैसे कि यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल आपका क्या बच जाएगा? शेषफल आपका 1 बचेगा, जिसकी वजह से यह संख्याएँ क्या हैं? विषम संख्या है, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या में देखेंगे, तो भाज्य संख्या का 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन यह है कि संख्या का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम यानी कि मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? तो कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। कितना? कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर वह खुद संख्या होगी और तीसरा फैक्टर कोई इस दोनों फैक्टर के अलावा कोई ऐसा भी एक अंक होना चाहिए जिससे वह डिवाइड हो जाए। तो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 मिलेगा, क्योंकि 3 फैक्टर हमें चाहिए। कम से कम 3 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मिल जाए
तो कम से कम देखिए संख्या आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 में तो केवल 1 फैक्टर मिलेगा, 2 में देखिए तो 2 का फैक्टर की बात करें तो 1 और 2 मिला यानी कि कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। 3 मिलेगा तो 1 और 3 यानी कि 2 ही फैक्टर मिले, लेकिन हमें कम से कम कितना फैक्टर चाहिए? 3 फैक्टर चाहिए। तो 3 के बाद आता है 4 और 4 में हमारा 3 फैक्टर मिलेगा। पहला फैक्टर 1 मिलेगा, दूसरा फैक्टर वह 2 मिलेगा और तीसरा फैक्टर वह संख्या खुद होगी यानी कि 4 होगा। यानी कि 4 का फैक्टर 1, 2, 4 हो जाएगा। यानी कि यह क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाएगी 4, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखेंगे आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली अपोजिट में पूछ लेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आपको क्या याद रखना है? 4 बताना होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अभाज्य संख्या के बारे में बात किए हुए थे। अभाज्य संख्या में होता है फैक्टर। कितना फैक्टर होना चाहिए? तो 2 फैक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए। कितना? मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए। पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ यानी कि वह खुद संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या मिलेगा? तो आपको 2 मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा यानी कि आपसे अगर पूछ ले कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो आप क्या कहेंगे? सर अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर में बात करें तो अभाज्य संख्या आपको बताया गया था कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए कैसे? तो 2 और 9 देखिए, तो 2 9 में तो फैक्टर 2 का फैक्टर तो पहला होगा 1 और वो दूसरा फैक्टर वह खुद संख्या यानी कि इटसेल्फ 2 होगा। तो 1 और 2 और 9 का फैक्टर आया 1 3 9 1 3 9 और 1 2 में कॉमन आपको क्या मिला? तो 1 मिला यानी कि उभयनिष्ठ फैक्टर कितने मिले? 1 मिले, 1 ना मिले। इसलिए आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या का कंडीशन है कि उस प्रकार की 2 संख्याएँ जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से 3 और 19 का पेयर देखिए, 3 और 17 का देख लीजिए, 3 और 18 का देख लीजिए, ये सभी क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। इसके आगे चलेंगे तो हम लोग बात किए हुए थे किस चीज़ के बारे में? हम लोग बात किए हुए थे अभाज्य युग्म के बारे में। अभाज्य युग्म यानी कि प्राइम पेयर के बारे में प्राइम पेयर के बारे में तो प्राइम संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है और प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है? तो प्राइम नंबर का कंडीशन है कि उस प्रकार की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ वह खुद संख्या होगी, तो पहला आपका 2 में मिलेगा फैक्टर इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 2 से शुरू होती है। ऐसे अभाज्य एवं की बात हो रही थी, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, तो यह तो आपका अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। यह क्या लिखा हुआ है? अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, केवल और केवल 2 फैक्टर हो, केवल और केवल 2 फैक्टर हो। और कौन-कौन सी फैक्टर? तो पहला 1 और दूसरा वह खुद संख्या। और यहाँ पे पेयर की बात करें तो ये अभाज्य युग्म का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। अभाज्य युग्म का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए 2 से तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, लेकिन 2 और 3 का पेयर कितना होगा? 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? तो 1 होगा। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो क्या यह कभी भी अभाज्य संख्या बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 3 और 5 को देखिए, 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो यह आपका अभाज्य युग्म बन गया, यानी कि अभाज्य पेयर बन गया। अभाज्य युग्म बन गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक नंबर के बारे में जो भी जानकारी थी, वह आपको बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। यह जितने भी नंबर के बारे में हम सभी लोग बात किए हैं, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, वह सभी क्वेश्चन को कल हम सभी लोग शामिल करेंगे और लास्ट आपका कल का सेशन होगा नंबर सिस्टम पे आधारित, ठीक है? नंबर सिस्टम पे आधारित कल का लास्ट सेशन होगा, इसलिए आप उस सेशन में भी जुड़ेंगे और आप इस सेशन को अगर आप पूरा देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके आप बताइएगा, यह सेशन आपको कैसा लगा और इस क्लास का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन का, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का, आप दोनों को जॉइन कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तीनों पे यह पीडीएफ आपको सेम टू सेम कहाँ पे भेज दी जाएगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे, एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे, 3 जगह पे यह इस क्लास का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं,
तो आप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम का कल लास्ट सेशन रहेगा नंबर सिस्टम पे आधारित और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगी। इसलिए आप 12 दिसंबर को रात्रि 8 बजे आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर। टाटा बाय बाय। गुड नाइट।